तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 7th, 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है। अब बारी है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को कवर करने की, जो कि एक साथ आए थे। ठीक है, स्लाइड नंबर क्या था, कोई बताना मुझे ज़रा। 13 1385। ठीक है, 42nd 73rd है ना, 73rd ये रहा, 73rd एंड 74th। छोटे से अमेंडमेंट एक्ट है, प्यारे हैं। हुआ क्या, बिल्कुल आप लैंग्वेज देखने की कोशिश करो। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, 1992 में आता है, और 74th भी 1992 में आता है। ठीक है, तो दोनों इसका वाला सेम साल में आए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, यहाँ पर भी अगर आप देखो, इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि PRIs को, और यहाँ पर किसको, 74th के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज़ को। बेसिक चीज़ें SSC एंड UPPSC एंड MPPSC के लिए कि अगर जैसे वो आए 73rd किसके लिए है और 74th किसके लिए है, तो आप याद रखना ये अर्बन लोकल बॉडीज़ और ये रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए। इस पर्पज़ के लिए एक जो अमेंडमेंट करी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया पार्ट इंसर्ट करा गया, पार्ट 9, टाइटल उसका दिया गया द पंचायत्स। 74th में क्या नया पार्ट, पार्ट 9A, ये जो था ना 9, इसके आगे A लगा दिया, और टाइटल उसका क्या रखा गया, द म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, नया शेड्यूल एक ऐड करा गया, 11th शेड्यूल, यहाँ 12th शेड्यूल। इस 11th शेड्यूल यानी कि पंचायतों से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, 29 चीज़ें, वर्क, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि टॉपिक ऑफ एरियाज़ दिए गए पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, और म्यूनसिपैलिटीज़ को 18 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, 18 फंक्शन आइटम दिए गए। मुझे कोई बता सकता है कि पंचायत के लिए ज़्यादा क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए कम क्यों? बताओ। वेरी गुड, यही वर्ड चाह रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन। गांव आज भी पिछड़े हुए हैं, ज़्यादा काम करने की वहाँ पर ज़रूरत है उनको उठाने के लिए, शहर तक, शहर जैसी व्यवस्था बनाने के लिए, इस वजह से। क्लियर है? इसके ऊपर हमारे लक्ष्मीकांत में एक सेपरेट चैप्टर है, 73rd के ऊपर भी, पंचायत के ऊपर भी, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी सेपरेट चैप्टर है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे फ्यूचर में कभी। ठीक है, अगला हमारा है 97th अमेंडमेंट एक्ट। 105 अमेंडमेंट है, तो 105वां कौन सा है? ये भी तो बताना था ना कौन सा है, अगर 105 हो चुके तो। अच्छा, GST? नहीं, GST तो 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इसका मतलब है ना। तो 105 अगर हो चुकी है तो ये 105th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये EWS से रिलेटेड है, और इसको मुझे पूरी प्रॉपर इसकी लैंग्वेज मुझे पता करके बताना कि ये है क्या। EWS के लिए तो पहले भी एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो ये फिर नया क्यों? ठीक है, बात करते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट की, 2011 में। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और प्रोटेक्शन दी गई। अभी हमने 73rd 74th पढ़ा, रूरल लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। यहाँ पर दी गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये हमारा मेंस का टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास एक पूरा, हम इसका मटेरियल कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ 12-25 पेजेस पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं टोटल बताऊंगा इसको। एक ऐसे ही सिर्फ डिफाइन नहीं करा जा सकता कि दिस इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे ऐसा बोल के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ तो है ये। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट 3 मेजर चेंजेस करे गए संविधान के अंदर। सबसे पहले तो ये बोला गया, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नंबर ऑफ लोग मिलकर बनाना चाहते हैं तो वो उनका एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फंडामेंटल राइट। इस एक्ट में ये बोल दिया गया, अमेंडमेंट एक्ट में, कि अब से ये फंडामेंटल राइट है।
एक नया डीपीएसपी इंक्लूड करा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रमोशन करी जा सकती हैं, ठीक है, और होनी चाहिए देश के अंदर। और एक नया पार्ट ऐड करा गया, पार्ट 9B। पार्ट 9A किससे रिलेटेड था? ए किससे रिलेटेड था? म्यूनसिपैलिटीज। और 9 किससे रिलेटेड था? हाँ, तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 73rd, 74th और 97th को साथ में पढ़ना आज के बाद कभी फ्यूचर में पढ़ो तो एक रिदम बनी रहेगी, ठीक है। वैसे तो हम तो कवर कर ही लेंगे, हम ज़्यादा आगे रहेंगे दूसरों से, लेकिन कभी भी अगर इनके नाम सुनो तो जब 97 देख रहे हो तो पीछे अपने पन्ने पलटाकर 74, 73rd को भी देख लेना, 73rd, 74 देख लिया तो आगे बढ़कर थोड़ा सा 97 को भी देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। पार्ट 9, 9A, 9B, ठीक है। और इसको नाम दिया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे 9 को क्या नाम दिया गया था? द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और इसको द म्यूनसिपैलिटीज। हाँ, बोलते इसको देखो ये हैं, जैसे सब लोग अगर अलग अलग नाम में कंफ्यूज हो, मैंने बोला आपको ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, या इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। जो ये टाइटल है ना, कभी कभार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन या फिर MPPSC या SSC इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो बोलते हैं कि 9B में टाइटल क्या लिखा गया। चलो, द कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो आप बता लोगे। अब आपको 9B में यार ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ पढ़ाता है, हमने क्लास में जब डिस्कशन चल रही थी, वो अर्बन लोकल बॉडीज़ ही बोलते हैं, लेकिन जो लिखा गया ना एक्चुअली वहाँ पर द म्यूनसिपैलिटीज़ लिखा गया। 9 में रूरल लोकल बॉडीज़ बोलते हैं हम लोग उनको, लेकिन जो लिखा गया ना वो द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लिखा गया। जैसे यहाँ पर देखो 73, ये देखो टाइटल जो लिखा गया द पंचायत, तो वो आपको 2 ऑप्शन दे सकते हैं, द पंचायत, मतलब 4 ऑप्शन में द पंचायत, द रूरल लोकल बॉडीज, और 2 ऑप्शन कुछ भी फालतू जिसको आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद द म्यूनसिपैलिटीज यहाँ पर 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। यहाँ पर इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST इंट्रोड्यूस हुआ हमारे पूरे देश में। GST ने पहले जो हमारे देश में 2016 से पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे उसको सबस्यूम कर लिया। यानी कि सबस्यूम का मतलब क्या होता है? टैक्स 1, टैक्स 2, टैक्स 3, ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे थे इसको करके एक सिंगल टैक्स के अंदर लेकर आ गए, दिस टैक्स विच इज़ नोन एज GST, ठीक है। इसको कौन कौन लेवाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकारें भी, ठीक है। जो अलग अलग टैक्सेस अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्रकार के देने पड़ते थे, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब मुझे यहाँ पर भी टैक्स देना है, इस चीज़ का भी टैक्स देना है, ये भी टैक्स देना है। मतलब मुझे अगर कोई गुड की डिलीवरी अगर अपने घर तक चाहिए तो नंबर ऑफ प्लेसेस पर मुझे प्लेस 1 पर जो टैक्स देना पड़ेगा, प्लेस 2 पर जो टैक्स देना पड़ेगा, प्लेस 3 पर जो टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे टैक्सेस को कंप्लीट करके वो जब गुड मेरे घर तक पहुँचेगा तो अल्टीमेटली मेरे पास वो गुड ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे टैक्सेस बहुत सारी जगह पर देने पड़े। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ने एक तरीके से मिरर इमेज बनाकर बहुत सारे मतलब जितना टैक्स ओरिजिनली नहीं लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लग जाता था, जिसका बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर आता था। इस इफेक्ट को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये GST आया था, और इसके लिए कॉमन नेशनल मार्केट बनाया गया गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, कि ये गुड्स के ऊपर लगेगा, सर्विसेज के ऊपर लगेगा। डोंट वरी, GST का भी चैप्टर लक्ष्मीकांत में है एक पूरा अलग से, हम करेंगे इसको, पूरा फंडा सिखाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन आता था, अब इसकी रेलेवेंस थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे। जो प्रपोज सेंट्रल और स्टेट GST है वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस पर लिवाई करा जाता है इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट दोस, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जिनको GST के बाहर रखा गया है। क्या मुझे तुम में से कोई 2 आइटम ऐसे बता सकता है जिस पे GST नहीं लगता है, GST के बाहर है जो? वेरी गुड। और क्या? हाँ, लेकर वही होता है, वाइन पे भी।
तो जीएसटी के लिए जो 101st जो अमेंडमेंट आई, इसमें क्या प्रोविजंस करे गए, कंकरेंट टैक्सिंग पावर दी गई। अब आप जानते हो ना, कंकरेंट जब भी वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब कौन बनाता है कानून इसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों, तो बोथ। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को पावर दी गई कि वो ऐसे कानून बना सकते हैं कि जीएसटी उनको किस प्रकार से अपने अपने राज्यों में या फिर पूरे सेंट्रल लेवल पर अप्लाई करना है, सर्विसेज, गुड्स और दोनों को मिलाकर, कैसे भी, मतलब गुड्स, सर्विसेज और बोथ। उसके बाद एक चीज़ थी इसके अंदर जो कि आप जीएसटी के चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से जानोगे, इट डिस्पेंस द कंसेप्ट ऑफ, मतलब ये ख़त्म कर दिया इस कंसेप्ट को, डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, मतलब कैटेगरी बना रखी थी गुड्स की, डिक्लेयर्ड गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसको कोट एंड कोट करके रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि जीएसटी के अंदर भैया कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस और ये वो कुछ नहीं, जो भी गुड्स हैं भैया या तो उन पे जीएसटी लगेगी या तो वो टोटल तरीके से एग्जाम्प्ट होंगी। ये स्पेशल इंपॉर्टेंस और ये सब कह के ये हैवी वर्ड्स मत बताओ। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द लेवी ऑफ, अच्छा लेवी का मतलब ना यही होता है कि लागू करना, काफ़ी लोग इसका मतलब नहीं समझते, या आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। लेवी का मतलब यही होता है कि एक तरीके से लागू कर देना कि ये टैक्स लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी लिया जाएगा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे अलग अलग तरह के जीएसटी होते हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये हम टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे टैक्सेस में जब इनिशियली ये एक नया टैक्स फॉर्म है हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कल को कोई भी डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक बॉडी तो होनी चाहिए ना कि जीएसटी किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होना है, क्या नहीं होना। तो एक बॉडी बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, बेसिकली आप ये कह सकते हो, इस पॉइंट को सिर्फ ऐसा कह सकते हो कि एक काउंसिल बनाई गई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। कैसे बनाई गई? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मदद से। ये वाला पॉइंट बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स की फॉर्म में आ सकता है कि कैसे बनाया गया था उसको। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जानते हो? वैसे ये चीज़ अक्सर न्यूज़ में आती रहती है, स्टैट्यूटरी। नहीं, वेरी गुड। हाँ, जो लॉ के ये नहीं, अमेंडमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं, बस मतलब जो कानून के थ्रू बनती है। अच्छा, कानून हम लोग फिर इसको स्टैट्यूटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि कानून को एक्चुअली पता है, लॉ को लॉ ना लिख कर ना, जनरली लॉ बुक्स के अंदर पता है क्या लिखा जाता है? स्टैच्यूट। इसको ऐसे ही बोलते हैं, द प्रोनाउंसिएशन इज स्टैच्यूट। और उससे रिलेटेड जो भी बॉडी होती है कि कानूनी प्रक्रिया से ये दोनों हाउसेस से पास होकर बिल के थ्रू जब वो एक्ट बन गया तब इस बॉडी का गठन हुआ, इसलिए उस बॉडी को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी। डोंट वरी, टाइप्स ऑफ बॉडी जैसे स्टैट्यूटरी, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, नॉन रेगुलेटरी बॉडीज, लोग गवर्नेंस का पोषण करके ही नहीं जाते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर। मैं करवाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे से। और अब यार उनकी गलती भी नहीं होती ना, ये वाली चीज़ लक्ष्मीकांत के अंदर दे नहीं रखा, टाइप्स ऑफ बॉडीज वाला चैप्टर। और लक्ष्मीकांत की जो गवर्नेंस वाली बुक आती है उसके अंदर इतना इनफ माल नहीं है कि मेंस लिखा जा सके उससे। कहाँ से करवाऊंगा वो मैं दे दूंगा मटेरियल आपको, लेकिन हम उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अपनी एज बनाएंगे कि बाकी जो कर रहे हैं वो उसमें हमारा आंसर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, जो 5 बार 6ठा अटैम्प्ट निकला है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे कि जब तेरे लिए भी भाई नया आया वो क्वेश्चन, मेरे लिए भी नया है, लेकिन मैं ऑलरेडी इसके लिए होमवर्क कर कर आया हूँ या आई हूँ। मुझे पता है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर कि मैं इसकी मनगढ़ का दिया क्या बनाऊँ, मैं घुमा फिरा के कैसे भी करके इसके 3 पेजेस भर दूँ, वो नहीं करना पड़ेगा हमें। या तो हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने लाइक एलिलोपैथी और मैकबेथ कमीशन, जिसको हम पूरे ही छोड़ देंगे, या फिर हम ऐसा कोई भी नहीं करेंगे कि हम पूरे छोड़ रहे हैं, हम उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर कर आएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ें कर कर जाएंगे जो कि लोग छोड़ कर चले जाते हैं। उसके बाद इट मेड द प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू द स्टेट। ये वाला पॉइंट उस दिन हमने करंट अफेयर में कवर करा था, याद है? बाकी सारी स्टेट्स डिमांड कर रहे कि और 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दो। शुरू में जब जीएसटी आया तब ये राज्य को प्रॉमिस करा गया, बड़ी सारी राज्य कतरा रही थी। मैं फटाफट बैकग्राउंड बता देता हूँ सबको 60 सेकंड्स के अंदर। राज्य की सरकारें बड़ा सारा कतरा रही थी। ऑब्वियसली बात है, वो राज्य कतरा रही थी जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और मोदी गवर्नमेंट जब बन गई तो उसके बाद ये लोग जीएसटी लेकर आने का जब प्लान कर रहे थे तो उन्होंने बोला हम तो नहीं लेकर आएंगे अपने राज्य में। तो उनको लुभाने के लिए और उनको राज़ी करवाने के लिए कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, अच्छा कदम है, देश के लिए सब बढ़िया चीज़ है,
उनको ये बोला गया 5 साल तक अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का लॉस होता है हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिलासा दी उनको। अब ये चीज़ें तब से ठीक चल रही थी, जैसे 2016 के अंदर ही आया, ठीक है। अब जैसे आप ही मान लो 17 पहला साल, 18 दूसरा, 19 तीसरा, 20 चौथा और 21 पाँचवा, ये 5वें तक यहाँ तक हो जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है इसकी भरपाई कौन करेगा? ये कोविड के टाइम पर कंपनसेशन तो छोड़ो, स्टेट्स ने अभी तक जितना कमाया था वो भी चला गया उनकी जेब से, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो बड़ी सारी राज्य की सरकारी डिमांड ये कर रही है कि 5 साल के लिए ये जो कंपनसेटरी क्लॉज था ना, कंपनसेटरी क्लॉज मतलब जो ये प्रोविजन दे रखी थी इस एक्ट में कि हम लोग तुम्हें 5 साल तक का कंपनसेशन देंगे अगर तुम्हारा लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, जीएफ से जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, इसको और 5 साल बढ़ा दो, 2021 के बाद से और 5 साल इसको बढ़ा दो, क्योंकि कोविड की वजह से हमें लॉस हुआ है। अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी सरकार इसको मानती है कि नहीं मानती, क्योंकि बात यहाँ पर ये भी है ना, बीजेपी और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की बात नहीं है यार। राज्य की सरकार में की फ़र्क पहनता है कि बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चलानी तो राज्य की सरकार हो। राज्य की सरकार जो चलेगी वो तो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही चलेगी ना। अब मोदी भाई साहब थोड़ी ना बैठे हैं हर चीज़ में फंडिंग देने और वो देने, उनका भी तो वो चीज़ है ना, हर चीज़ में भिखमंगा बन के हाथ थोड़ी ना फैलाओगे, सर जी रेवेन्यू ही नहीं है देख लो वरना कल को बीजेपी की हमारी सरकार गिर जाएगी। ये सब चीज़ें नहीं चलती ना ऐसे रियल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़, इट्स सब्सटीट्यूटेड एंड ओमिटेड सर्टेन एंट्रीज इन द यूनियन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर 3 तरह की लिस्ट है, मैंने आपको बताया था, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो आइटम जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, और इसमें जो दोनों बना सकते थे सेंट्रल प्लस स्टेट, इसमें कुछ चेंजेस करे गए। ऑब्वियसली बात है जब जीएसटी आया तो टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो चेंज करा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर, कुछ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर। तो ऑब्वियसली बात है मतलब लिस्ट के जितने आइटम्स थे उसके अंदर कुछ इधर से इधर उठाकर आइटम, इधर से इधर उठाकर आइटम, और कुछ आइटम्स जो कि दोनों के लिए कॉमन बनाए गए। क्या थे वो आइटम, कौन से थे, कौन से शिफ्ट करे गए, जस्ट वेट फॉर द चैप्टर ऑफ जीएसटी। लेकिन यहाँ पर इतनी नॉलेज गेन करना इज़ मोर देन इनफ। नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? हमारा फ़ायदा इससे ये हुआ है, एक बात बताऊं, हमें सारी की सारी अमेंडमेंट एक्ट ना, अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल्स और फालतू बातें और कुछ नहीं कर रहा, सारे के सारे अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि PSIR है कि नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये इंटरव्यू रूम में तो पूछा ही जा सकता है, PSIR है तो पक्का पूछा जा सकता है, मेंस में आ सकता है, किसी भी अमेंडमेंट के बारे में एनालिसिस कुछ भी आ सकता है ना। न्यूज़ में कोई मुद्दा चल रहा है जो कि बहुत साल पहले उस अमेंडमेंट एक्ट के घटनाक्रम से रिलेटेड हो, आप ऐसा मान लो कि 105 अमेंडमेंट में से आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपने एक ही बार में एक ही शॉर्ट तरीके में निपटा दिया। होता क्या है, जो छोटे एग्जाम्स हैं जैसे स्टेट PSC वाले और UPSC का EPFO, APFC, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, ये वाले जो एग्जाम्स हैं इसके अंदर ना सिर्फ एक लाइन के अंदर पूछा जाता है 101 अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और थर्ड ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है GST। ये जो 2 दिन लगाया ना, मजाक में नहीं लगाया हमने 2 दिन, तैयारी तो हम वैसे UPSC के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर अगर वो ऑप्शन आ गया कि ये अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो होता क्या है, जब किसी पर्सन ने पूरी रामायण पढ़ रखी है तो उसके लिए वो बताना बहुत आसान है कि राम जी कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, सीता कौन थी और रावण कौन था। रेदर देन वाइस वर्सा चलना कि उनको 4 कैरेक्टर के बारे में बताने के बाद कोई उनसे पूछ रहा है कि रामायण की पूरी कहानी बताओ। एज सिंपल एज डैट। आगे पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट जो आया 1976 में, उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस अमेंडमेंट एक्ट ने, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने, जिसको हम लोग दूसरा नाम बोल रहे हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे बड़े बड़े चेंजेस। हाउएवर एक केस आता है हमारे देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने 1973 में, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, किन सरकमस्टांसेस में आया, क्यों आया, कैसे आया, हम पढ़ेंगे। और आप ऐसा समझ लो, केशवानंदा भारती केस के बारे में हम लोग PSIR वाले स्टूडेंट्स किसी एक अलग एंगल से पढ़ेंगे, हम ऐसी कहानी से इसको पढ़ेंगे जो ऑलरेडी GS के स्टूडेंट किसी भी बुक से पता नहीं लगा सकते हैं,
जितनी बुक्स मतलब उनके पास अवेलेबल है। कोई एक्स्ट्रा डीप में चला जाए नेट पे वो अलग बात है, लेकिन इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहता। हमें PSIR वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बहुत शेप हो गया था। इसके बाद ना, इस ईयर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा और दशा बदल गई थी, ये हम जानेंगे और हमारे लिए जानना ज़रूरी भी है बीइंग PSIR स्टूडेंट। लेकिन बहुत प्यारी कहानी है इसके पीछे, बहुत प्यारी कहानी, ठीक है। और इनके ऊपर शायद से क्वेश्चन आया भी था 1-2 साल पहले। अभी इनकी डेथ हो गई थी आई थिंक लास्ट ईयर, ये न्यूज़ में कवर्ड थे, केशवानंद भारती की डेथ हो गई थी। कौन सी स्टेट से थे ये? पूरे केस का नाम क्या होता है पीछे जाने से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो? जैसे ही जो 1 लिखा रहता है ना, जब भी लक्ष्मीकांत में 1 2 3 लिखा रहता है, तो जब भी चैप्टर खत्म हो जाता है इसका मतलब कुछ एडिशनल पॉइंट्स दे रखे होते हैं, आपको वो देखने चाहिए, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे अभी एक केशवानंद भारती के बाद ये नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको हमें बैक में से जाकर देखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ, अभी देखते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ केशवानंद भारती कौन से स्टेट से रिलेटेड थे? पूरा केस का नाम क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इससे पहले एक और केस आया था जिसमें मुद्दा उठा था कि प्रॉपर्टी को हटा देना चाहिए फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। कौन सा था वो? इससे 6 साल पहले जो केस आया था। वेरी गुड, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कौन से ईयर में आया वो केस? 67। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह रूल करा कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने की यानी कि चेंज करने की पावर है। लेकिन पार्लियामेंट को ध्यान रखना चाहिए भाई साहब, जब आप इन ताश के पत्तों को, या फिर ऐसा मान लो इस कमरे की डस्टिंग जो कर रहे हो, मेरे वो ताश के पत्ते मैंने 1 महीने की मेहनत से बना रखे हैं। वो जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो अगर तुम्हारी फूंक से, पंखे की हवा से या खिड़की खोलने की वजह से उड़ गया ना, तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बोलते हैं इस ताश के पत्ते को बेसिक स्ट्रक्चर। इसको नहीं हिलाया जा सकता। ये बिल्डिंग की फाउंडेशन है, नींव है, ये बहुत प्यारी चीज़ है। और इसके ऊपर हमारे पूरा चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर। जैसे अभी हम लोग ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये देखो तीसरा चैप्टर है ना, ये ऐसी 11th चैप्टर हमारा पूरा इसके ऊपर है। उसके अंदर जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, बाद में लक्ष्मीकांत ने अपडेट करा था उसके बारे में। IR कोयलो केस, इसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को शेप करने के लिए बहुत सारे केस हैं, आपको वहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप फिर कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी GS में बहुत अपग्रेडेड है, लेकिन PSIR में वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस और थीम्स रिपीट होती हैं बहुत ज़्यादा, और हमारा फ़ायदा इसका फ़ायदा हमें कहाँ मिल जाता है? PSIR लेवल तैयारी करने से, लक्ष्मीकांत को कंठस्थ बनाने से हमारे GS पेपर 2 में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा हमें रैंकिंग में मिल जाता है, अपने रैंक इंप्रूव करने के। तो बार बार यूपीएससी की इस साइकिल से, इस लूप से बाहर मतलब घूमना नहीं पड़ता, इस लूप से बहुत जल्दी इंसान बाहर निकल जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं इस रणभूमि में कि अगर आपके पास बल कम हो, शस्त्र कम हो, पैसे कम हो, तब भी आप आराम से शॉर्ट तरीके से एक ही बार में इसको वाइंड अप करके हमेशा के लिए निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो पीछे पूरा नाम केस का, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये एक जगह के आश्रम के मठ के हेड हुआ करते थे। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। केशवानंद भारती, ये ठीक है। सरकार ने इनकी प्रॉपर्टी जो ली, क्या टसल था इंदिरा गांधी और इनके बीच में, हमने पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया। पहले पैराग्राफ को डिकोड कर लिया, सारे अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।